हेलो फ्रेंड्स, आईजीएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स वाले सेक्शंस में आपको मैं अभी दो आर्टिकल बचा हुआ था, इसी को मैं करने जा रहा हूँ शाम की क्लासेस में। तो सीमा पार भुगतान, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ये है टॉपिक। इसमें क्या है कि हाल ही में नवीन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए G20 जो टेक स्प्रिंट 2023 का आयोजन किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था कि इन समाधानों का उद्देश्य है कि सीमा पार भुगतान में सुधार लाना है। जो भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होते हैं वो उसमें सुधार लाना है। G20 टेक स्प्रिंट 2023 किया है आरबीआई और बीआईएस की इनोवेशन की एक हब की एक जो है संयुक्त पहल है। बीआईएस इनोवेशन हब की एक ज्वाइंट जो ये पहल की गई, किसके द्वारा? आरबीआई और बीआईएस इनोवेशन हब की एक जो संयुक्त पहल है। बीआईएस क्या है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये आपका सवाल प्री में बन सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि G20 टेक स्प्रिंट 2023 आरबीआई और बीआईएस इनोवेशन हब की एक संयुक्त पहल है। अब G20 टेक स्प्रिंट क्या है? G20 प्रेसिडेंसी और बीआईएस इनोवेशन हब के बीच जो है ये एक संयुक्त पहल है। ठीक, इसको आपको एकदम रट जाना है। G20 देशों ने क्या है, सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने की सहमति व्यक्त की है और G20 रोड मैप में भी इसे बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत ने सीमा पार बिल भुगतान की सुविधा का विस्तार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में भी भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी बीबीपीएस सिस्टम को शुरू करने का प्रस्ताव दिया। सीमा पार भुगतान क्या है? यह एक प्रकार का वित्तीय लेन देन है जो वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों और व्यक्तियों के बीच में होता है। इस प्रकार के लेन देन में जो सेंडर और रिसीवर क्या होते हैं, अलग अलग देश में होते हैं। ठीक है, 2023 में देखा जाए सीमा पार भुगतान बाजार का मूल्य क्या है? 190 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। 2030 तक ये 290 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा, ऐसी संभावना इसकी व्यक्त की जा रही हैं। सीमा पार भुगतान के जो सामान्य प्रकार होते हैं वो कौन कौन से हैं? प्रकार देख लीजिए आप। सीमा पार कौन कौन से? इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर्स होते हैं। ये प्रेषक क्या होता है, दूसरे देश में प्राप्तकर्ता को पैसे भेजने के लिए बैंक को निर्देश देता है। उदाहरण के लिए स्विफ्ट प्रणाली है, स्विफ्ट कोड है, ठीक है, इसका उपयोग करके एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में धन का जो है वो हस्तांतरण किया जाता है। एक होता है डिजिटल वॉलेट, इसमें क्या है, पेपाल और गूगल पे और एप्पल पे जैसी सुविधाओं का उपयोग करते हैं, हालांकि ये छोटे लेन देन के लिए ही होते हैं। अब इंटरनेशनल मनी ऑर्डर होता है, ये कागज आधारित भुगतान का तरीका है। ठीक है, ईमेल या डॉक के माध्यम से भेजा जाता है या किसी थर्ड पार्टी का प्रोवाइडर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाता है। क्रेडिट कार्ड लेन देन, इसमें क्या हो कि व्यवसायिक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ग्राहकों से अलग अलग मुद्राओं में भुगतान को स्वीकार कर सकते हैं। एक दूसरा लास्ट का तरीका होता है क्रिप्टो करेंसी। इसमें क्या है, बिटकॉइंस और एथेरियम जैसी जो क्रिप्टो करेंसी है, ये डिसेंट्रलाइज डिजिटल मुद्राएं जिसका उपयोग सीमा पार भुगतान करने के लिए किया जाता है। तो सीमा पार भुगतान की प्रणाली है, आप देख सकते हैं। इसके तहत क्या है कि दोनों जगह के बैंक खातों का उपयोग करके सरलता से सीमा पार भुगतान होता है। ठीक है, जैसे बैंक ए है, बैंक बी के बीच में ये पैसे भेजा गया है। इसके तहत क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक होता है एक दूसरे के पास अपना अलग अलग खाता खोलते हैं, फिर उसके जरिए विदेशी मुद्रा में भुगतान करते हैं। एक होता है करस्पॉन्डेंस बैंक, इसका उपयोग करके क्या है, बैंक ए ने यहाँ भेजा, फिर यहाँ से करस्पॉन्डेंस बैंक करके फिर यहाँ पे जो है बैंक बी को इसने बैंक बी को भेजा। इसके तहत क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो है एक दूसरे के पास अपना खाता नहीं खोलते, बल्कि किसी जो मध्यस्थ होता है, प्रतिनिधि बैंक होता है, उसके माध्यम से अपना खाता रखते हैं और उसी के माध्यम से विदेशी मुद्रा में ये भुगतान करते हैं। तो सीमा पार भुगतान का महत्व क्या होता है? यह वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करता है। वित्तीय भागीदारी में व्याप्त अंतर को खत्म करने के लिए वैश्विक समुदायों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम बनाता है। वैश्विक बाजारों तक पहुंच को सुनिश्चित करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक विविधीकरण यानी कि ग्राहकों को अपने ग्राहकों को आपूर्तिकर्ताओं को निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने में सक्षम बनाता है। वैश्वीकरण यानी सीमा पार जो भुगतान होंगे वो क्या होता है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक मूलभूत तत्व होता है, यानी कि वो ग्लोबलाइजेशन का एक बेसिक तत्व है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सीमा पार भुगतान किस प्रकार से विशेष महत्व है, यानी इजी रेमिटेंस 2016 के बाद से कहा जो विप्रेषण हुई है उसके माध्यम से जो है जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 8% से बढ़ा है। ठीक है, यात्रा और पर्यटन को सुविधा बनाना, 2021 में भारत में यात्रा और पर्यटन उद्योग में देश की जीडीपी में लगभग 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया था। विदेशी निवेश में तेजी आती है। ठीक है, वर्ष 2023 में क्या है 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ। हालांकि सीमा पार में भुगतान में बाधाएं भी हैं, बहुत सी बाधाएं हैं। फिर से भारत सरकार ने कौन से उपाय किए हैं और क्या करने चाहिए, ये बात हम जानना बहुत जरूरी होता है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीमा पार भुगतान में कौन कौन सी बाधाएं हैं? तो मूल देश है
और प्राप्ति देश है, इसमें अलग अलग सरकारी नियम है, ये बाधा है। वित्तीय डेटा के मानकीकरण के नियम है। अप्रचलित जो प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो भी है। रियल टाइम डेटा यहाँ निगरानी नहीं होती है। डेटा प्रोसेसिंग क्षमता कम है। सुरक्षा जोखिम भी है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, साइबर धोखाधड़ी और उच्च लागत और निपटान में देरी भी है। कई सारे कारण हैं, ठीक है। तो भारत द्वारा कौन से उपाय किए गए हैं सीमा पार भुगतान प्रणाली को मजबूत करने के लिए, वो देख लेते हैं। तो आरबीआई पेमेंट डिवीजन 2025 को लाया गया। इसके तहत क्या है कि द्विपक्षीय व बहुपक्षीय समझौते का उपयोग करके सीमा पार भुगतान को सुगम करने पर ध्यान दिया जा रहा है। एनपीसीआई क्या है? इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो है, इसने भीम यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अलग देशों और वहाँ की कंपनियों, व्यापारिक संस्थाओं के साथ मिलकर कई सारी पहले शुरू की हैं। वर्तमान में क्या है, सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस, नेपाल, भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान को स्वीकृति मिल चुकी है। आरबीआई ने अपने विदेशी नागरिकों और एनआरआईज को यूपीआई के इस्तेमाल करने की अनुमति दी। इस तरह का भारत में आने पर वे यूपीआई का उपयोग करके भुगतान कर पाने में सक्षम हुए हैं। सीमा पार भुगतान के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का उपयोग करके भारत यूएई समझौता ज्ञापन पर इस पे मतलब ये हुआ। इस पर क्या हुआ कि आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात ने क्या किया कि पायलट परियोजना मतलब अभी टेस्टिंग में है। सीमा पार भुगतान के लिए सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लेनदेन का परीक्षण करने के लिए एमयू को साइन किया, समझौता ज्ञापन था। हालांकि आगे में क्या कर सकते हैं इसको देखना बहुत जरूरी है। तो मौजूदा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी सुविधाओं में सुधार करना चाहिए। सभी भुगतान प्रणालियों, प्रक्रियाओं और ऑपरेशन समय का समन्वय करके और भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ने जैसे उपाय किए जा सकते हैं। मैसेज फॉर्मेट के लिए सुसंगत ISO 20022 संस्करण को अपनाया गया है। यह संस्करण क्या करता है, वित्तीय सूचनाओं के लिए खुला वैश्विक मानक है। सीमा पार भुगतान में विशेषज्ञता रखने वाली फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग को स्थापित करना चाहिए। दक्षता और नवीन समाधानों को उठाना चाहिए। सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जैसे नए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्थाओं को संभावित भूमिका का विश्लेषण करके उसे अपनाने पर प्रयास करना चाहिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर KYC सहित जो अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं। विनियमकों के पालन संबंधी प्रक्रिया के बोझ को कम करके बाजार को उस प्रवेश में सुगम और कठोर तथा प्रभावी जोखिम आकलन के तरीकों को अपनाया जा सकता है। ये कंटेंट में यही दिया हुआ है सीमा पार भुगतान में, ठीक है। तो अभी आते हैं हम अपने पहले वाले आर्टिकल पे। ये लास्ट आर्टिकल है इकोनॉमिक सेक्शन का। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एस्टिमेशन इन इंडिया। हाल ही में क्या है, वित्त मंत्रालय ने अप्रैल जून 2023 के जीडीपी के डेटा की जो सटीकता है उस पर विवाद पर स्पष्टीकरण जारी किया है। किसने? वित्त मंत्रालय ने जारी किया। जीडीपी क्या होती है, तो विशेष समय अवधि में, मान लीजिए 1 वर्ष या तिमाही में, जो किसी देश की सीमाओं के भीतर, मतलब ये देश है भारत, इसके सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी और तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं यानी जिसे अंतिम उपभोक्ता खरीदता है उसी का कुल जो मौद्रिक मूल्य होगा ना, वह जीडीपी होता है, ठीक है। तो ये जीडीपी होता है। तो क्या है कि तथ्य क्या है कि जो क्या है अप्रैल जून 2023-24 के लिए क्या है, भारत की जो आधिकारिक जीडीपी आंकड़े थे उसकी गणना आय या उत्पादन विधि का उपयोग करके की गई। अब हम बताएंगे कैसे गणना होती है, ठीक है। इसके अनुसार कहता है कि भारत की जो वास्तविक जीडीपी है अप्रैल जून में 7.8% की दर से बढ़ी। हालांकि और यह आंकड़ा क्या है, पिछली 4 तिमाही में सर्वाधिक है। इसका एक कारण क्या है कि सेवा क्षेत्र में दोहरे अंक की वृद्धि रही। जो सर्विस सेक्टर है ना, उसमें दोहरे अंक की वृद्धि हुई। गौरतलब है कि जो सकल मूल्य वर्ध ग्रॉस वैल्यू एडेड में सेवा सेक्टर की हिस्सेदारी क्या है, 56% है ग्रॉस वैल्यू एडेड में, ठीक है। तो जो आलोचक है उनके अनुसार क्या बोला गया कि जो जीडीपी के ये आंकड़े हैं ना, ये बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं, क्योंकि क्या है कि जीडीपी समृद्धि दर पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को सटीक रूप से प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक। तो इस पे जो है विवाद उत्पन्न हो गया। तो इसी पर जो है वित्त मंत्रालय ने सफाई दी और स्पष्टीकरण जारी किया। तो क्या होता है कि जीडीपी की जो गणना होती है ना, सामान्यतः देश की जो है ये 3 अप्रोच पे होती है, 3 अप्रोच पे, ठीक है। तो पहला अप्रोच क्या होता है, उत्पादन या मूल्यवर्धित जो है प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड अप्रोच। इसमें क्या है, इस विधि में जो होता है उत्पादन के प्रत्येक चरण पर जो भी वैल्यू एडिशन होगा उसको जोड़ा जाता है, ठीक। कुल जो बिक्री होगी उसमें उत्पादन की प्रक्रिया जो मध्यवर्ती इनपुट होते हैं ना, जो बीच वाले इनपुट्स होते हैं उसको घटा करके जो वैल्यू एडिशन प्राप्त होता है उसी को जो है यही मूल्यवर्धन प्राप्त होता है और इसी को जो है इसी से जो है जीडीपी का मापन होता है, ठीक। जैसे इसमें आप देख लीजिए कि ये देखिए जीडीपी के उत्पादन के लिए 3 विधियां हैं। पहला है उत्पाद और मूल्य वर्धित तिथि उत्पादन वाली। इसमें क्या है, निवल प्रत्यक्ष कर प्लस नियत पूंजी का उपयोग प्लस फैक्टर कॉस्ट फैक्टर, ठीक है। उस पर प्रारंभिक क्षेत्र का जो वैल्यू एडिशन हुआ, ठीक है, नेट वैल्यू एडिशन हुआ। फिर साधन लागत पे द्वितीय सेक्टर में नेट वैल्यू एडिशन हुआ। फिर साधन लागत पे क्या है कि तृतीय क्षेत्र में जो है वो वैल्यू एडिशन हुआ। तो यही जो है जीडीपी का मार्केट प्राइस यहाँ पे निकल कर आएगा, ठीक है। दूसरा विधि होता है आय। ये सब चीज़ें तो आप मतलब उसमें भी ना, अगर बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे अगर आप तो पढ़े ही होंगे, इसमें तो दिया है।
इनकम अप्रोच है। इस विधि के अनुसार क्या है कि जो उत्पादन के जो सभी कारक हैं उसके द्वारा अर्जित कुल आय जितने होते हैं उसका मापन करते हैं। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारकों द्वारा जो भी अर्जित आय में शामिल होते हैं, श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी या भूमि से किराया या ब्याज के रूप में जो भी रिटर्न मिलने वाला होता है, कारपोरेट लाभांश होते हैं, इसमें होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वस्तुओं को उत्पादन और प्रक्रिया में उपयोग के जाने जो भी संसाधन होते हैं उत्पादन कारक होते हैं। ये 4 प्रकार से होते हैं: भूमि, श्रम, उद्यमता और पूंजी, लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल। तो ये इससे में होता है आय की विधि। अब आय का विधि ये उत्पादन और वितरण में देख लीजिए, ये जो दूसरा विधि होता है इसमें नेट निवल प्रत्यक्ष कर, नियत पूंजी का उपयोग, कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति, परिचालन, किराया, ब्याज और सेल्फ एम्प्लॉयड की मिश्रित आय। इससे क्या होगा, ये भी जीडीपी निकल के यहाँ पे सामने आएगी। ठीक है, 3 विधियाँ होती हैं। अब तीसरी होती है व्यय की। व्यय में क्या होता है, अंतिम निजी उपभोक्ता व्यय प्लस सरकारी भी जोड़ा जाता है, अंतिम उपभोक्ता प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस वस्तुओं सेवाओं का निवल निर्यात, नेट निर्यात जो होता है। ठीक है, ये व्यय विधि हो गया। अब एक्सपेंडिचर विधि, मतलब लास्ट में वही व्यय विधि वाला, व्यय विधि एक्सपेंडिचर। इसमें क्या है, किसी विधि में, इस विधि में क्या है, विदेशी घरेलू सीमा के भीतर जो भी वस्तु सेवाएं होती है सभी इकाइयों पर जो कुल व्यय होता है उसका मापन करते हैं। तो आदर्श रूप में देखें तो उपयुक्त तीनों विधियों में समृद्धि दर समान होना चाहिए। हालांकि जो डेटा के संग्रह और प्रसंस्करण में जो भिन्नता कारण क्या होता है, इन तीनों विधियों में अक्सर अंतर आ जाता है। ठीक, तो अंतिम गणना करते समय इस अंतर का ध्यान रखना होता है। और यह भिन्नता क्या होती है, जो मतलब अगर गणना करने में जो भी सांख्यिकी गलतियाँ होती है ना उसकी वजह से होती हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये आप समझ में। अब यहाँ पे एक एनएनपी दिया है, नेशनल इनकम, यही आपका नेट जो है जीडीपी होता है। जीएनपी के बाद उसमें से एनएनपी आता है, फिर यही नेशनल इनकम होता है। नेशनल इनकम क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट पे, जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन माइनस निवल प्रत्यक्षकरण प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ से एनएनपी निकल के सामने आता है, यही आपका नेशनल इनकम होता है। ठीक, तो भारत में जीडीपी में जो गणना में कौन कौन सी जो विधियां हैं वो देख लेते हैं। भारत में क्या है कि आय विधि, भारत सरकार करती है आर्थिक समृद्धि की गणना के लिए वर्षों से आय विधि का उपयोग कर रही है। रियल और नॉमिनल जीडीपी क्या करती है, ये जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा स्थिर कीमतों, चालू कीमतों द्वारा प्रत्येक 3 माह में जो है जीवी मापा जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, ये मापा जाता है। इसमें रियल जीडीपी की गणना के लिए जो स्थिर कीमतों का आधार वास्तविक क्या 2011-12 है, और नॉमिनल जीडीपी की गणना के लिए जो है चालू कीमतों का उपयोग करते हैं। ठीक, जीडीपी डिफ्लेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्री में सवाल बना हुआ है इसको। ये तो बेसिक चीज़ें इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे आप, इसमें अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस में लाने वाला हूँ। दिसंबर में मैं सोच रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स करा दूँ आपको, एक मैराथन क्लासेस लेकर करा दूँ, पर करा दूँ उसमें सारी चीज़ें। तो जीडीपी जो डिफ्लेक्टर क्या है, मुद्रास्फीति की माप होती है। इसमें अंतर्निहित जो भी मूल्य अवस्थिति कारक होते हैं इसमें यह क्या है, जीडी मतलब एक रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, इसी का जो है रेशियो होता है जीडीपी डिफ्लेक्टर। ठीक है, यह अनुपात बताता है कि उत्पादन में वृद्धि के बजाय उच्च कीमतों के चलते जीडीपी में कितनी सीमा तक वृद्धि हुई है। नॉमिनल जीडीपी की गणना करते समय मुद्रास्फीति का ध्यान तो नहीं रखते हैं, जबकि रियल जीडीपी में गणना समय इसका ध्यान रखा जाता है। यही कारण है कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है ना वो रियल जीडीपी से अधिक होती है। मतलब आप ध्यान दीजिए कि जो नॉमिनल जीडीपी होगी ना, ये इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल जीडीपी जो है इसमें मुद्रास्फीति का ध्यान नहीं रखते, जबकि रियल जीडीपी होता है ना इसमें जो है मुद्रास्फीति का ध्यान रखते हैं, मतलब महंगाई का, सिंपल सा टर्म में कहें तो। ठीक है, तो यही कारण है कि जो नॉमिनल जीडीपी होता है ना वो अधिक होती है रियल जीडीपी से। तो जो जीडीपी में गणना में वर्तमान चुनौतियाँ क्या है, डेटा सटीकता की चुनौती है। ये क्या है, इसमें डेटा सटीकता की चुनौती है। इसमें डेटा सटीकता विश्वसनीयता इस पर निर्भर करती है। ठीक, क्या होता है, जो अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों के जो पुराने डेटा होते हैं आर्थिक गतिविधियों की गलत तस्वीर देते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या है, भारत में जीडीपी समृद्धि दर की घोषणा करते इसका चक्र 3 साल तक चलता है। प्रभावी रूप से एक वित्तीय वर्ष का सटीक डेटा 3 साल के अंतराल के बाद आता है। असंगठित क्षेत्र का लेखांकन होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि असंगठित क्षेत्र के जो है मतलब संगठित क्षेत्र के डेटा का उपयोग असंगठित क्षेत्र के प्रॉक्सी के रूप में कर लेते हैं, ये दिक्कत है। अब कुछ गतिविधियों को बाहर रखते हैं जीडीपी करते समय। कौन कौन सी गतिविधियां, जैसे अवैतनिक कार्य, जैसे घर में जो स्वयंसेवकों द्वारा कार्य होते हैं, कालाबाजारी जो गतिविधियां होती हैं। ठीक, और क्या है कि मतलब इसका मापन और मूल्यांकन जो है वो कठिन होता है। कहीं ना कहीं जो महिलाएं घर पे काम करती हैं, घरेलू कार्य होता है, उनका भी नहीं होता है, हालांकि वो भी जीडीपी में योगदान होता है, उनका भी जीडीपी में योगदान होता है, पर उसको ऐड नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, उसको माप नहीं कर सकते, इसी कारण से ये छूट जाते हैं चीज़ें। ये समस्याएं हैं। तो डेवलपमेंट के लिए अब एक बात मुद्दा उभर के, अब हालांकि आगे की राह क्या करनी चाहिए, ये पहले इसको समझ लेते हैं कि आगे की राह क्या होना चाहिए। समय समय पर आधार वर्ष को अपडेट करना चाहिए। जीडीपी की सटीकता को बनाए रखने के लिए जो है बेस ईयर को नियमित रूप से अपडेट करना है। वर्तमान समय में 11-12 है, जो 1 दशक से अधिक पुराना हो चुका है।
डबल डिफ्लेशन, दोहरी अस्फीति की शामिल करने के लिए उचित कदम उठाया जीडीपी के लिए। ठीक है, इस दोहरी अस्फीति में क्या है, प्रासंगिक आउटपुट और इनपुट संबंधी जो मूल्य सूचकांक है इसका इस्तेमाल करके आउटपुट और इनपुट के लिए मुद्रास्फीति की अलग अलग गणना करते हैं। सटीक व ठोस डेटा, समय पर डेटा संग्रह, भंडारण और प्रोसेसिंग, विशेष रूप से बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नवीन तकनीकों की मदद करके जीडीपी के अनुमान की तकनीक सटीकता बढ़ जाती है। उत्पादक गतिविधियों के मापन में क्या है कि जीडीपी के आंकड़ों में शामिल कर सकते हैं। इस गतिविधियों में सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन, स्वैच्छिक कार्य, अवैतनिक कार्य को भी शामिल करना चाहिए। ठीक है, अब आता है कि जो जीडीपी के मापन के लिए, डेवलपमेंट के मापन के लिए जीडीपी क्या एक अच्छा संकेत क्यों नहीं है। तो जीडीपी समृद्धि दर के आंकड़े क्या है, इसके भ्रामक हो सकते हैं। जीडीपी समृद्धि दर किसी भी देश के समग्र जीवन या कल्याण की तस्वीर नहीं पेश करती। शांति, पर्यावरण संरक्षण, पारिवारिक जुड़ाव या कई कारकों से करना से क्या जीडीपी दरें नहीं कहते। इसका क्या है कि इसका आर्थिक मूल्य ज्ञात करना संभव नहीं होता। सामाजिक क्षति का समावेश है, सामाजिक नुकसान से होने वाले जो आय की गणना है, यदि किसी कारण से समाज को क्षति पहुंचती है तो उससे कोई आर्थिक गतिविधि होती है तो ये जीडीपी तो भी से जीडीपी की गणना में शामिल करते हैं। जैसे क्या है कि यदि किसी ट्रेन दुर्घटना में ट्रैक की मरम्मत हो, चिकित्सा बिल हो, अंतिम संस्कार में लागत हो के कारण 1 अरब रुपए की आर्थिक गतिविधियां होती हैं तो भी जीडीपी की गणना में ऐसी आर्थिक गतिविधियों को सेवा क्षेत्र के लाभ के रूप में शामिल कर लेते हैं। अब क्योंकि इसे 1 अरब रुपए की बिक्री होती है, पर ये क्या है कि ये मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो सामाजिक क्षति का समावेश एक प्रकार से जीडीपी में काउंट होने लायक तो है नहीं। ठीक है, अभी एक अच्छा संकेतक तो नहीं है। अब सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल न करना, और साथ साथ क्या है कि जैसे कि इसमें क्या है जो घरेलू कार्य हैं उनको भी शामिल न करना। घरेलू कार्य को ये भी नहीं शामिल होते हैं जीडीपी में। तो अब कहाँ मापन हो पाता है, जो उचित मूल्यांकन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो शैडो इकोनॉमी का मापन नहीं हो पाता है। शैडो इकोनॉमी जो चीज़ें चल रही हैं, ब्लैक मतलब जो भी काला बाजारी चलती है, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक जीडीपी जो है डेवलपमेंट का, अब हालांकि जब जो भी काला धन जिसके पास होगा क्या वो विकसित नहीं होगा, पर उसका क्या है कि उसकी जो चीज़ें हैं वो छुपी हुई हैं। अब उसके लिए उस मापक क्या है या उसको किस प्रकार से ख़त्म किया जाए, इस पर अब बहस काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो ये एक तरह से इसका बात इस पे की गई है। तो क्या है कि इसमें कि जो डेटा था वो विवाद चल रहा था, तो इसी पे जो वित्त मंत्रालय ने इस पे अपना स्पष्टीकरण दिया, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। अभी इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन इस तरह से कंप्लीट हो गया कि पूरा अब हम सीधे जो है अब हम यहाँ से सीधे हम बढ़ेंगे सिक्योरिटीज़ पे। देखिए ये नीचे वाला जो भी लॉजिस्टिक नीति था ये सब मैंने करा दिया, ये सारा चीज़ें मैंने यहाँ पे लगभग आपको पीएम विश्वकर्मा योजना भी पढ़ा दिया है। न्यूज इन शॉर्ट्स को पूरा करा दिया, न्यूज इन जो संक्षिप्त सुर्खियाँ हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं। अब ये जो है एशियाई प्रीमियर ये आपका यहाँ तक, यानी पेज नंबर अगर देखा जाए तो 77 पेज नंबर तक हम लोग आ चुके हैं मात्र कुछ दिनों के अंदर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटीज़ को। ये जो है कल से क्लासेस चलेंगी और ये सुबह वाली क्लास में मैं इसको अपलोड करूँगा सिक्योरिटीज़, एक ही क्लास में सिक्योरिटीज़ को कंप्लीट करा दूँगा। चूँकि छोटा सा है ये ख़त्म हो जाएगा एक ही क्लास में, तो कल वाले जो क्लास होगी उसमें सीधे एक सिक्योरिटीज़ को खत्म करा दूँगा। इसके बाद हम लोग सीधे इन्वायरमेंट पे पहुँचेंगे। 4 दिन में इन्वायरमेंट, 2 दिन में इन्वायरमेंट खत्म करेंगे, 2 दिन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी खत्म कर देंगे और इसके बाद पूरा मैगजीन ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियोज़ को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साल भर इसी तरह से मैगजीन आपको पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद।